नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। बड़े फेरबदल के बाद पीएम मोदी का नया मंत्रिमंडल अब काम में जुट गया है। नई कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई है। अब वक्त है उस काम में जुट जाने की जिसकी जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि उम्मीदें बहुत हैं और नई जिम्मेदारी कई दिग्गजों की कुर्सी छीन कर दी गई है। अब काम कर दिखाइए, योजनाओं को जमीन पर लाइए, बदलाव को जायज तो ठहराइए। जिम्मेदारी बड़ी भारी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो जिम्मेदारी मिली है उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। कैबिनेट विस्तार के एक दिन बाद अपनी नई टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। उस वर्चुअल बैठक में 30 मंत्री शामिल हुए और क्या फैसला लिया गया ये आप खुद सुनिए। ये जो 1 लाख करोड़ रुपया है, इसको एपीएमसीज के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने के कैसे अवसर दिए जा सकें, जिसकी विस्तृत जानकारी माननीय कृषि मंत्री जी आपको देंगे। दूसरा विषय हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले वर्ष के बाद ही लगातार कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारे कदम केंद्र सरकार ने भी उठाए, राज्य की सरकारों की मदद करने का काम भी किया। नए मंत्रिमंडल में सबसे पहले कृषि और स्वास्थ्य को लेकर बड़े फैसले किए गए। सबसे पहले बात किसानों की, जिन्हें मजबूत बनाने के लिए मंडियों को और मजबूत बनाने का फैसला लिया गया। जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेगी। किसानों के बाद सबसे ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी अहम फैसला लिया गया। 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। भविष्य में यानी कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए 23,123 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। इस पैसे से क्या क्या किया जाएगा ये भी जान लीजिए। देश के सभी 736 जिलों में पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाई जाएगी। हर जिले में 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। तीसरी लहर से निपटने के लिए 20,000 नए आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे। बता दें कि मंत्रिमंडल में जो सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है वो स्वास्थ्य मंत्रालय में हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर उन्हें ले डूबी। अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसलिए नए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मनसुख मंडाविया के सिर कांटों का ताज है। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। अहम जिम्मेदारी नौकरशाह से नेता बने अश्विनी वैष्णव के हिस्से आई है। ट्विटर विवाद के लपेटे में रविशंकर प्रसाद की कुर्सी गई, इसलिए नए मंत्री ने आते ही आईटी नियमों को लेकर ट्विटर को चेतावनी दी है। देश के कानून के साथ सभी को उसका पालन करना चाहिए। जो देश का कानून है, देश का कानून सबको पालन करना चाहिए। बदलाव तो पेट्रोलियम मंत्रालय में भी हुआ है। अब हरदीप पुरी ने इस मंत्रालय की जिम्मेदारी ली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करना इनके लिए सबसे बड़ा टास्क है। अगर आप समझते हैं कि फ्यूल प्राइस के सवाल को मैं डक कर लूंगा, उसके बाद ओपेक में आ जाऊंगा, तो ओपेक क्या करती है? वही तो करती है इंटरनेशनल। इसके आई एश्योर यू, you can check with your colleagues who cover the other ministries. I'm always open to a discussion, but it would be fair if you give me at least a few days to try and understand the complexity of the work. इसी तरह शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है नई शिक्षा नीति को लागू करना है। उड्डयन मंत्री की जिम्मेदारी है हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज तक लाना। यकीनन ये काम आसान नहीं है, लेकिन इसीलिए तो मोदी मंत्रिमंडल में इतना बड़ा फेरबदल हुआ है। एक बार में दर्जन भर दिग्गजों की कुर्सी छीन ली गई है। 43 लोगों को शपथ दिलाई गई है। मंत्रियों ने अपनी नई जिम्मेदारी भी संभाल ली है। अब तो बारी है काम के जरिए इस भारी फेरबदल को जायज ठहराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब खबर तो समझिए। दरअसल पीएम मोदी ने इस नई टीम के जरिए कई संदेश दिए हैं और सबसे बड़ा संदेश यही है कि काम सर्वोपरि है। जो काम करेगा उसी को जगह मिलेगी। संदेश यही है कि जो काम करेगा उसी को प्रमोशन मिलेगा, वो प्रमोट होगा।
और जिसका काम बेहतर नहीं होगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा, वो सीधे बाहर होगा। इसलिए नई टीम की चुनौतियां ज्यादा हैं। टीम में युवा और अनुभव दोनों पर जोर दिया गया है और फोकस किया गया है। इसी वजह से शिक्षा, अनुभव, निष्ठा को ध्यान में रखा गया है। चुनावी समीकरण के साथ साथ कोरोना ने अर्थव्यवस्था को दरअसल काफी नुकसान पहुंचाया है और इसी को देखते हुए 23,000 करोड़ का नया पैकेज लाया गया। नए मंत्रिमंडल की गठन के बाद जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, तीसरी लहर की आशंका जताई गई है, लिहाजा बच्चों को बचाने पर भी फोकस किया गया है। 20,000 आईसीयू बेड बनाने के लिए भी पैकेज की व्यवस्था होगी और बच्चों को ध्यान में रखते हुए आईसीयू में हाइब्रिड व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। वहीं किसानों को लेकर भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने एक बार फिर साफ किया कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी की जाए। जाहिर है सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी बड़ी हैं और टीम में ये बड़ा फेरबदल इन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बैठक में एपीएमसी मंडियों को मजबूत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है। समझना जरूरी है कि एपीएमसी क्या होता है। दरअसल 1970 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के तहत कृषि विपणन समितियां बनाई गई थी। इसे ही शॉर्ट फॉर्म में एपीएमसी कहा जाता है। इन समितियों का उद्देश्य बाजार की अनिश्चितताओं से किसानों को बचाना है। एपीएमसी का मकसद है किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना, किसानों के लिए बाजार की व्यवस्था करना और बिचौलियों से किसानों को बचाना। और यही वजह है कि इन मंडियों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। नए विस्तार के बाद अब बिहार से बनने वाले मंत्रियों की संख्या अच्छी हो चुकी है। जाहिर है बिहार की उम्मीदें भी बढ़ चुकी हैं। आज तकरीबन सभी मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद किसने क्या कहा, पहले वो जानिए, फिर खबर तो समझिए। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी की नई ड्रीम टीम तैयार है। मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो चुका है। बिहार के हिस्से में 6 मंत्री पद आए हैं। आरसीपी सिंह को जहां इस्पात मंत्रालय का जिम्मा मिला है, तो वहीं गिरिराज सिंह को प्रमोशन देकर ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। आरके सिंह को भी काम का इनाम मिला है और उन्हें ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा विभाग का कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री ही हैं। वहीं अश्विनी चौबे को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के पद से हटाकर उपभोक्ता मामलों का मंत्री बनाया गया है। सबसे भारी भरकम खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग पशुपति कुमार पारस को सौंपा गया है, जो पहले उनके भाई रामविलास पासवान के पास था। इस्पात मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद आरसीपी सिंह ने खुशी जाहिर की और कहा उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसका वो बखूबी से निर्वहन करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत सुखद अवसर है और निश्चित रूप से हमारे जितने यहाँ अभी देख रहे हैं सब पदाधिकारी बैठे हुए हैं और देखिए मैं खुले मन से काम करता हूँ। तभी तो मैं कुछ जानता नहीं, फिर मैं यहाँ आया, सब चीजों का अध्ययन करूंगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पदभार संभालने के बाद आरके सिंह ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, आगे और भी ज्यादा काम करना है। सरकार के आने के पहले ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटा के आसपास बिजली रहती थी। आज के दिन में ग्रामीण क्षेत्र में 20.5 घंटा बिजली रहती है। आइए हम नहीं कर रहे, ये इंडिपेंडेंट सर्वे, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं। हमको चाहिए गांव में भी, शहर में तो है 23-24 घंटा, गांव में भी हमको 24 घंटे बिजली चाहिए। इसके लिए एक और योजना हम लोगों ने स्वीकृत की है। पदभार ग्रहण करने के बाद गिरिराज सिंह ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का भरोसा दिलाया। जिसने जिम्मेदारी दी, जिसने लाया, उसी को पता था। तो मैं तो जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा करने का महादेव से प्रार्थना करूंगा कि हे महादेव मुझ में ताकत दो कि मैं उनके सपनों को साकार कर सकूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई टीम में बिहार को जरूरत के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया है। 40 सांसदों वाले बिहार से 6 मंत्री बनाकर करीब
15% हिस्सेदारी दी है। प्रधानमंत्री ने अपनी नई टीम के जरिए बिहार के जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। मतलब पीएम मोदी की नई टीम में वो सब कुछ है जो किसी सरकार के लिए जरूरी होता है। अब ये मंत्रियों पर है कि वो अपने परफॉर्मेंस से विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। खबर तो समझिए, बिहार से अब केंद्र में 6 मंत्री बन चुके हैं। मोदी मंत्रिमंडल में 6 चेहरे हैं। 40 सीटों के हिसाब से 15% हिस्सेदारी मिली है। लिहाजा बिहार को बड़ी उम्मीदें हैं और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। इस्पात से लेकर फूड प्रोसेसिंग में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। संयंत्र की क्षमता और मार्केट की डिमांड को पूरा करना भी चुनौती है और यही वजह कि इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह बनाए गए, फूड प्रोसेसिंग मंत्री पशुपति कुमार पारस को बनाया गया। बिहार का 89% ग्रामीण क्षेत्र है और ऐसे में गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास का जिम्मा दिया गया है। लिहाजा गांव के विकास की उम्मीदें भी बढ़ी हैं और गांव में अवसर पैदा होगा तो रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा और गांव का विकास होगा तो पलायन अपने आप रुकेगा और गांव का विकास होने पर जाहिर है बिहार का विकास होगा, क्योंकि बिहार की 89% आबादी गांव में रहती है। पीएम मोदी की ड्रीम टीम में एलजेपी कोटे से पशुपति कुमार पारस शामिल हो चुके हैं। मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें अहम जिम्मेदारी भी मिली है और जिस पद को चिराग चुनौती दे रहे हैं, आज उसका जवाब चाचा पारस ने 2 टूक शब्दों में दे दिया और चेता दिया कि भगवान के घर तक भी अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो वहां तक भी उसका वो मुकाबला करेंगे। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब पशुपति कुमार पारस पीएम मोदी की ड्रीम टीम में शामिल है। शपथ ग्रहण के 20 घंटे के भीतर पारस ने पदभार भी संभाल लिया। मोदी मंत्रिमंडल में पशुपति कुमार पारस को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर बहुत विश्वास किया है और मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य चुन के आया हूं। उन्होंने मुझ पर काफ़ी विश्वास करके मुझे पहली बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और मैं विभाग संभाला हूं। आज मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि जितना अधिक उन्होंने मुझ पर विश्वास किया उससे अधिक मैं विभाग में काम करूंगा, काम करा के विभाग को एक अच्छे रास्ते पर मैं ले जाऊंगा। तकरीबन 4 दशकों से सियासत की बारीकियां समझने वाले पारस ने मंत्री पद संभालते ही चिराग को चेता दिया कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी वही हैं, चिराग नहीं। तो मैं असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान के कर्म में है। आप लोग जो पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। चिराग पासवान जी उनका बेटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी न है, न हो सकता है। हाँ, उनके संपत्ति में अधिकार जरूर उसको है, क्योंकि हिंदू लॉ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने और लोकसभा में एलजेपी संसदीय दल का नेता बनाने के दोहरे झटके से तिलमिलाए चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर पशुपति पारस ने चिराग को 2 टूक जवाब देते हुए कहा है कि कोर्ट क्या, वो भगवान के घर भी जाएंगे तो वहाँ भी लड़ूंगा। अब वो कल कोर्ट चला गया, कोर्ट जाने से क्या होगा? हम कहेंगे कोर्ट ने तुमको भगवान के घर में हम तुमसे लड़ेंगे। जाहिर तौर पर चिराग की हर चुनौती का सामना करने के लिए चाचा पारस ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए रंजिता झा की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, दरअसल मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से, पशुपति कुमार पारस के शामिल होने से चिराग तिलमिला उठे हैं और चिराग की सारी रणनीति फेल हो चुकी है। पशुपति पारस ने भी चिराग को करारा जवाब दे दिया है और साफ साफ कह दिया कि चिराग की हर चुनौती को वो स्वीकार करते हैं। साथ ही पशुपति पारस ने खुद को रामविलास पासवान का असल उत्तराधिकारी बता दिया है। जाहिर है आने वाले दिनों में चाचा भतीजे में जंग छिड़ सकती है, लेकिन फिलहाल चाचा का पलड़ा भारी है। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हालात हैं। हजारों की आबादी सैलाब का सितम झेल रही है। बाढ़ के बीच कैसे जिंदगी बसर हो रही है, किन हालातों में लोग रह रहे हैं, पहले वो जानिए, फिर खबर तो समझिए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 8 जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। बाढ़ से बेहाल इलाकों का मंजर देख चुके हैं। दो दिनों के एरियल सर्वे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत मुजफ्फरपुर से लेकर मधुबनी और समस्तीपुर से लेकर सीतामढ़ी तक का हाल जाना। बाढ़ ने एक बार फिर बिहार के ज्यादातर इलाकों की जिंदगी बेहाल कर दी है। बगहा की ये तस्वीरें डराने वाली है, क्योंकि हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पानी की धारा चीरकर सब कुछ लील जाने पर आमादा है। दरअसल मसान नदी का बाया गाइड बांध कटहरवा के पास टूट गया। बांध टूटने के बाद मसान का पानी भावल दोन नहर फाटक के पास तबाही मचाते हुए राम रेखा में फैल रहा है। भवलेहर गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। भावल नहर से भवलेहर जाने वाली पक्की सड़क आधा किलोमीटर तक ध्वस्त हो चुकी है। मसान नदी का पानी तेजी से आगे बढ़कर राम रेखा नदी में गिर रहा है, जिससे शहरी इलाके में पानी फैलने का खतरा है। लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। चारों तरफ जो आप देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति हमारे गांव भावल में, यह कटहरवा में जो मसान डैम अधूरा छोड़ दिया गया था, यह उसी का परिणाम है। बाढ़ का पानी टोटल इधर घुस गया है। बगहा में गंडक, मसान और सिकहरना नदी की तबाही के बाद अब पहाड़ी सुखबड़ा नदी तबाही मचाने लगी है। नदी का पानी दर्जनों गांव में घुस चुका है। सैकड़ों घरों में पानी घुसने के साथ ही मुख्य सड़क पर भी पानी फैल चुका है। सिंघाई, डुमरी, डुमरापुर, पथरी, बांग्ला, हवा टोला, कनघुसरी के साथ ही दर्जनों गांव में बाढ़ के हालात हैं। जितनी जरूरत है उतनी मदद ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है। बगहा के बाद सीतामढ़ी की तस्वीर देखिए, जहां पुल का अप्रोच पथ पानी के भारी दबाव की वजह से बह गया। अप्रोच पथ का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि पानी की तेज धारा में पथ बह गया। सीमांचल के किशनगंज में तो हालात और भयावह हैं। कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। पानी की तेज धारा कटाव कर खुद में विलीन कर लेना चाहती है। मंझोक और पोडलाबाड़ी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क महानंदा नदी में समा चुकी है। तकरीबन यही हाल सभी पंचायतों का है। मजबूरन लोग अपना ही आशियाना तोड़ रहे हैं। ना चाहते हुए भी अपने सपनों के घर पर छेनी हथौड़ी चला रहे हैं। तीन घर जो ये बना हुआ घर, 3 घर कट चुका है। उधर कितना बर्बादी हुआ अब तक? अब तक बहुत जोड़ने से तो बहुत सारा बर्बादी है, लाखों का बर्बादी हुआ है। अब तक किसी प्रशासन, किसी प्रतिनिधि का आप लोगों का पहल? सिर्फ हमारे यहाँ का पंचायत का जो मुखिया है वो आया था जुल्फिकार, बाकी और कोई प्रतिनिधि नहीं। इससे पहले हमारे विधायक जी जो था सऊद असरार, ये 10 दिन पहले आकर के नज़ारा देख कर गया है। अब तक उसके द्वारा क्या कार्रवाई किया? कुछ नहीं, अब तक कुछ नहीं हुआ। इधर वैशाली के लालगंज में गंडक नदी कहर बरपा रही है। यहाँ अचानक गंडक का जलस्तर बढ़ गया, जिससे तिरहुत तटबंध में तेज कटाव होने लगा है। बांध टूटने की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग रेत से भरी बोरियों को बांध किनारे रख रहा है, लेकिन पानी की तेज धार में वो भी बह जा रहे हैं। मतलब हालात हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कटाव की क्या स्थिति है? कटाव का अभी कोई इसका संभाल में नहीं आया। कटाव ऐसा है, तो कोई अधिकारी देखने सुनने नहीं आए? अधिकारी तो आ रहा है, अधिकारी से तो बातचीत हो ही रहा है, फिर भी इसका कोई उपाय नहीं है। अभी सारा बोरा वगैरह पानी बहा कर ले गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक भी बोरा ना कामयाब है। देखिए वो काम तो पूरा फिनिश हो गया। अब लॉन्चिंग एप्रॉन का काम ही है लॉन्च करना। जब स्कावर होगा, अभी देख लीजिए सामने नदी में क्या स्कावर वहाँ देखिए हो रहा है, तो वो तो लॉन्च करेगा। बिहार में बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में बुरा हाल है। कई नदियां उफान पर है, कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। हर साल की यही कहानी है। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज, सीतामढ़ी से राकेश रंजन, वैशाली से राजीव मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। दरअसल 2 दिनों में सीएम 8 जिलों का दौरा कर चुके हैं। जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं उन जिलों का दौरा कर चुके हैं, हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। और दौरे के बाद सीएम ने कल समीक्षा बैठक भी की थी। बाढ़ को लेकर सीएम ने खास निर्देश दिए हैं और डीएम को वास्तविक जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है और उस समीक्षा के बाद हर प्रकार की मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने साफ कहा कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। सीएम नीतीश बार बार ये बात कहते रहे हैं और सीएम ने योजनाओं का लाभ मुहैया कराने का निर्देश दिया है बाढ़ पीड़ितों को। दरअसल बिहार के करीब 74% इलाके
कमोबेश बाढ़ की चपेट में हर साल आते हैं और 76% ग्रामीण आबादी बाढ़ की जद में आती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है भौगोलिक स्थिति। नेपाल से आने वाली नदियां हर साल तबाही लाती है। ढलान के कारण पानी हर साल तेज रफ्तार में बिहार की ओर आ जाता है, जो नेपाल से आने वाली नदियां होती हैं। तमाम उपायों के बाद भी अब तक इसे रोका नहीं जा सका है और राज्य के 38 में से 28 जिले हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं। पिछले साल ही बात करें तो बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे और पिछले साल तकरीबन 85 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।